बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हम इस्लामिक ग्रीटिंग के साथ आज अपना लेक्चर ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और आप सब लोगों के सामने मैं हाजिर हूँ एंजाइम के लेक्चर नंबर 3 के साथ। अब इस पे हम जो चीज़ देखने वाले हैं, अंडरस्टैंड करने वाले हैं, उसके लिए हम चलते हैं डायनामिक वॉल पे। आप लोगों के सामने ये एक इमेज है, एक रॉक क्लाइंबर है जिसे हम उर्दू में कोहपेमा कहते हैं। ये पहाड़ों पे चढ़ने के शौकीन अफराद अपने साथ एक मेडिसिन रखते हैं जिसे हम डायामॉक्स बोलते हैं, और डायामॉक्स के में कैप्सूल भी मिलते हैं और टैबलेट्स भी मिलती हैं। इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट एसीटाजोलामाइड है। अब ये जो एसीटाजोलामाइड है ये इसका ताल्लुक हमारे इसी टॉपिक के साथ है, यानी कि एंजाइम के साथ। बेसिकली ये वाला केमिकल एसीटाजोलामाइड उस एंजाइम के साथ रिएक्ट करेगा कि जिसे हम कार्बोनिक एनहाइड्रेस कहते हैं। और ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस बेसिकली हमारे रेस्पिरेटरी रेट को तेज करता है। इसका मतलब हमारे पास होगा स्टूडेंट्स कि इससे हमारी वेंटिलेशन रेट ज़्यादा होगा और हमारे बॉडी में CO2 के एक्यूमुलेट होने की मिकदार कम हो जाएगी। और जब हमारे ब्लड में CO2 के एक्यूमुलेट होने की मिकदार कम हो जाएगी तो हमें माउंटेन सिकनेस नहीं होगी। तो ये मैंने एग्जांपल दी आप लोगों को एक ऐसे एंजाइम की जिसे हम एक इंडिविजुअल एंजाइम का नाम देते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में सिर्फ इंडिविजुअल एंजाइम्स नहीं हैं। हमारी बॉडी में बहुत से ऐसे एंजाइम हैं जो किसी न किसी साइक्लिक प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे हैं। आप ग्रेड 9-10 में पढ़ के आए हैं, आप लोगों ने पढ़ रखा है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और आप लोगों को याद है कि फोटोसिंथेसिस में 2 रिएक्शंस थे। उनमें से एक का नाम था लाइट रिएक्शन और एक का नाम था डार्क रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन में आपने केल्विन साइकिल का नाम सुन रखा है। तो जो केल्विन साइकिल नेम इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे एक कैस्केड ऑफ रिएक्शन है जहां पे हर एक प्रोडक्ट अगले स्टेप का रिएक्टेंट साबित होती और उस स्टेप 2 का प्रोडक्ट स्टेप नंबर 3 का रिएक्टेंट साबित होती है। और इस तरीके से ये रिएक्शन चेन या जंजीर की तरह से, लड़ी की तरह से चलता रहता है, यहां तक कि इस रिएक्शन का आखिरी स्टेप अगले साइकिल का पहला स्टेप साबित होता है। इस किस्म की रिएक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए आप एक रेस को देख सकते हैं जिसे हम बोलते हैं रिले रेस। यू कैन सी, यहाँ पे हम एक इमेज आपके लिए लगा के बैठे हुए जिसमें इंडिकेट कर रहा है कि एक एथलीट एक रॉड हैंड ओवर कर रहा है किसको, अगले एथलीट को। जब ये वाला रॉड अगले एथलीट को मिल जाएगा तो फिर वो भागना शुरू कर देगा। तो सेम इज द केस है हमारी रेस्पिरेशन में भी। आपने ग्लाइकोलाइसिस का नाम सुन रखा है, आप लोगों ने क्रेब्स साइकिल का नाम सुन रखा है, और इन सारे रिएक्शंस के दौरान में एंजाइम्स हैंड ओवर प्रोडक्ट्स टू द नेक्स्ट स्टेप being its reactant, right students? ऐसे साइक्लिक रिएक्शंस है या इंडिविजुअल एंजाइम के रिएक्शंस है, नेचर ने उनकी रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए एक मैकेनिज्म डिजाइन किया है। उस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। स्टूडेंट्स बात को जरा गौर से सुनिएगा। अगर ए और बी, आपको नजर आ रहा है, अगर ए और बी आपस में मिल रहे हैं और उसके मिलने से एक प्रोडक्ट बना सी, और ये जो प्रोडक्ट है ये ए और बी को मिलने में मजीद सहूलत प्रोवाइड कर रहा हो, यानी कि रिएक्शन को और तेज कर रहा हो, तो हम इसे बोलते हैं कि ये एंजाइम पॉजिटिव फीडबैक से रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा है। अब पॉजिटिव फीडबैक को हम कैसे पहचानेंगे? बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है कि इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट is further increasing the rate of reaction। अगर ऐसा है तो इसे बोलते हैं कि ये पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू कंट्रोल्ड एंजाइमेटिक कैटालिसिस। ऑन द अदर हैंड मेरे पास फीडबैक की एक दूसरी एग्जांपल भी है, उसे हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक। अब नेगेटिव फीडबैक में स्टूडेंट्स क्या होगा कि अगर ए और बी आपस में मिले और उससे एक प्रोडक्ट बन गया मेरे पास डी। अब ये सी नहीं है, ये कोई और प्रोडक्ट है डी। अब हो क्या रहा है कि ये वाला प्रोडक्ट डी ए और बी को रिएक्ट करने से रोक रहा है, यानी कि जू
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी इंक्रीज होगी, हमारे ए और बी के रिएक्ट करने की सलाहियत भी कम हो जाएगी। इट मीन्स कि इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज रिड्यूसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, उसको कम कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो हम इसे क्या नाम देंगे? नेगेटिव फीडबैक। इन सब चीज़ों की एप्लीकेशन और इनका रोल अपनी लाइफ में आप सोचिएगा, देखिएगा कहाँ कहाँ है। मिसाल के तौर पे कि अगर आपकी बॉडी में हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही हो तो हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन रेट स्लो हो जाता है, इसका मतलब ये नेगेटिव फीडबैक है। और अब हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर टू कंटिन्यू आवर लेक्चर। जी स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी डन व्हाट द इंट्रोडक्शन, और इस पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने जिस बात पे फोकस किया वो ये बात थी, यानी कि हमारे पास किस किस किस्म के एंजाइम्स हो सकते हैं। उन एंजाइम्स में कुछ एंजाइम्स थे वो इंडिविजुअल लेवल पे काम कर रहे थे, और कुछ ऐसे एंजाइम थे जो कि साइक्लिक लेवल पर काम कर रहे थे। हम इसकी अब एक और लेवल से ग्रुपिंग स्टडी करते हैं, और वो क्या है स्टूडेंट्स? लुक एट दिस, इसमें स्टार लगा रहा हूं आप लोगों के लिए। दैट इज द ग्रुप बेस्ड एंजाइम्स। ग्रुप बेस्ड एंजाइम से मुराद मेरे पास ये है स्टूडेंट्स कि बहुत से ऐसे एंजाइम्स हैं कि जो किसी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सबस्ट्रेट के साथ ही रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जितने भी एमाइलेजेस हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के साथ रिएक्ट करते हैं, राइट? और जितने भी प्रोटीएजेस हैं, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स की कैटालिसिस करते हैं, मींस प्रोटीन के रिएक्शंस में इन्वॉल्व होंगे। और इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास व्हाट? लाइपेजेस। नाम इंडिकेट कर रहा है स्टूडेंट्स कि ये लिपिड्स की कैटालिसिस में इन्वॉल्व होंगे। कैन यू नेम एनी अदर ग्रुप ऑफ सबस्ट्रेट्स? तो यू मे आंसर फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लिक एसिड्स। तो न्यूक्लिक एसिड्स को कैटालाइज करने के लिए क्या आएंगे हमारे पास? जाहिर है न्यूक्लिएजेस। They will combine or they will consider DNA as their और RNA as their substrate। तो यहां पे मैं वर्ड लिख रहा हूं न्यूक्लिक एसिड्स। फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को बेस बना के रिएक्ट कर रहे हूं। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फेटेजेस। तो जहां जहां भी हमारे पास फॉस्फेट प्रेजेंट होंगी, उन मॉलिक्यूल से आकर ये वाले एंजाइम्स रिएक्ट कर रहे होंगे। फिर अगर इसके अलावा देखा जाए तो हमारे पास कैटालेजेस भी हो सकते हैं। फिर इसके अलावा हमारे पास पर ऑक्सीडेजेस भी हो सकते हैं। तो ये वेरियस टाइप्स के एंजाइम हैं जो स्पेसिफिक किस्म के ग्रुप ऑफ सबस्ट्रेट से कंबाइन करते हैं, राइट स्टूडेंट्स? अगर आपने इन सारे के सारे ग्रुप ऑफ एंजाइम्स को देखा हो तो आप लोग एक चीज कॉमन फाइंड करेंगे सब में। वो क्या है स्टूडेंट्स? एजेस। इसका मतलब ये होगा कि किसी भी वर्ड के एंड पर मींस एज अ सबफिक्स, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं व्हाट? सबफिक्स। अगर किसी जगह पर सबफिक्स इस्तेमाल हो एज और एजेस, राइट, तो इसका मतलब है कि ये डेफिनेटली ग्रुप ऑफ एंजाइम है। लेकिन अगर मैं वर्ड यूज करता हूं स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ट्रिप्सिन, राइट, या मैं वर्ड यूज कर रहा हूं फॉर एग्जांपल एमाइलॉप्सिन, राइट, तो ये भी ऐसे एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट कर रहे हैं।
तो फिर एमाइलेजेस और इनमें क्या फर्क है? तो आंसर इज कि ये इंडिविजुअल एंजाइम्स हैं, मींस ट्रिप्सिन और एमाइलॉप्सिन इंडिविजुअल एंजाइम्स। और जहां के भी वर्ड एज आता है इसका मतलब हम ग्रुप ऑफ एंजाइम्स की बात करें। इसकी मिसाल लेने के लिए हम फॉर एग्जांपल अपने एक मायनास कैरेक्टर की एग्जांपल लेते हैं, शाहिद खान अफरीदी। अब अगर तो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं शाहिद खान अफरीदी, तो इसका मतलब है मैं किसी एक एंजाइम की, एक इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं। लेकिन मैं वैसे बात करूं कि अफरीदी, इसका क्या मतलब है? लोगों का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, और इस बहुत बड़े ग्रुप में सिर्फ शाहिद खान अफरीदी शामिल नहीं है, बल्कि अफरीदी खानदान से जितने भी लोग हैं उसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये है ग्रुप ऑफ एंजाइम एजेस। और अगर किसी एंजाइम के नाम के एंड पर SIN और इन आ जाए, इसका मतलब है कि ये इंडिविजुअल एंजाइम है। आई होप कि इन चीजों को गौर से सुनने के बाद आप लोग नॉट ओनली एंजाइम्स को पहचानने के काबिल हो जाएंगे, बल्कि आपको ग्रुप ऑफ एंजाइम और इंडिविजुअल एंजाइम में फर्क भी पता चल जाएगा। अब हम चलते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों की बुक का, और उसे हम नाम देते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग व्हाट? द रेट ऑफ एंजाइमेटिक कैटालिसिस। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइमेटिक कैटालिसिस, यानी कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं कि जो एक एंजाइम गवर्न्ड रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये देख रहे हैं आप लोग कि 4 फैक्टर हम स्टडी करेंगे। नंबर 1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, नंबर 2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम, नंबर 3 टेम्परेचर, नंबर 4 pH. So we are starting with the very first thing. Very first thing is concentration of substrate. कॉन्सेंट्रेशन पूरा वर्ड है, और आपने देखा कि मैंने यहां पर भी CONC के बाद एक डॉट लगाया हुआ, यू कैन सी, और यहां पे भी एक डॉट लगा हुआ, जैसे मैं आप डेलिबरेटली ब्लैक प्रोमिनेंट करने के लिए लगाया है मैंने आप लोगों के लिए, कि CONC इज एब्रीविएशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट से मुराद ये कि कितनी मिकदार है मेरे पास सबस्ट्रेट की। तो इसको हम एक ग्राफ से समझते हैं। वह तो ग्राफ हमने आप लोगों के लिए ड्रॉ भी करवाया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको बताना आना चाहिए इस पर्पस के लिए से कि मैं इसे लिख रहा हूं इन टर्म्स ऑफ व्हाट? ग्राम्स और मिलीग्राम्स। कॉन्सेंट्रेशन है मेरे पास मिलीग्राम्स फॉर एग्जांपल पर लीटर। तो यहां पे मैंने कॉन्सेंट्रेशन रखी हुई है 10, यहां पे रखी है 20, यहां पे रखी है 30, यहां पे रखी है 40, यहां पे रखी है 50 से 60 एंड देन 70। you know along the x-axis concentration of the substrate is increasing। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस तरफ मैंने किसको प्लेस कर दिया है? रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन को, रेट ऑफ एंजाइमेटिक कैटालिसिस। तो हम लोगों को क्या नजर आएगा स्टूडेंट्स कि जू कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे किसकी? सबस्ट्रेट की, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता चला जाएगा। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में ये सारी बातें सीख रखी हैं कि अगर हमारे पास इस तरह का ग्राफ बन रहा है जो कि इन दो एक्सिस को बिल्कुल दरमियान से बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये इंडिकेट करेगा एक लीनियर रिलेशन बिटवीन दीज टू फैक्टर्स, कि अगर मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन 10 थी तो रेट हो गया फॉर एग्जांपल इतना, और अगर कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास 20 हुई तो रेट हो गया इतना, और जब कॉन्सेंट्रेशन 30 हुई तो रेट हो गया फॉर एग्जांपल इतना। तो जब जब कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता चला जा रहा है। दैट इज इंडिकेटेड बाय दिस एरो। एरो लगाना मत भूलिएगा मेरी तरह से आप लोग स्टूडेंट्स, एरो इज मस्ट। हम इसमें बता रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेशन इस तरफ इंक्रीज हो रही है और रेट इस तरफ इंक्रीज हो रहा है, लेकिन
अगली बात इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स कि एक टाइम आया कि जब मैंने कॉन्सेंट्रेशन फॉर एग्जांपल किसी खास लिमिट के बाद जब इंक्रीज की, से कि वो ये थी हमारे पास दिस वन, इसके बाद मैंने कॉन्सेंट्रेशन 50 कर दी, मैंने कॉन्सेंट्रेशन 60 कर दी, 70 कर दी, यानी कि आई एम इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट सबस्ट्रेट कंटिन्यूसली, बट देयर इज नो इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि इस पर्टिकुलर लेवल पर भी रेट यही रहा, इस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर भी रेट क्या हुआ स्टूडेंट्स, यही रहा, और इस कॉन्सेंट्रेशन पर भी रेट क्या हुआ, यही रहा। इसका मतलब है कि इस खास कॉन्सेंट्रेशन से आगे मुझे सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने का कोई फायदा नहीं हुआ। सवाल यह है कि ऐसा क्यों है। आंसर लाइक करता है आपके प्रीवियस लेक्चर पे। आपको याद होगा हमने ये बात कही थी कि जब मेरे पास एंजाइम किसी सबस्ट्रेट से मिलता है तो स्टूडेंट्स क्या बन जाता है, आपको वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही कहा है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है, राइट। अब यहां पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको क्रिटिकली सोचने की जरूरत है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से आगे क्यों सबस्ट्रेट इंक्रीज करने से रिएक्शन नहीं बढ़ रहा। तो आंसर ये है कि जितनी भी मेरे पास एक्टिव साइट्स थी वो सारी की सारी कंज्यूम हो गई। नाउ नो मोर एंजाइम इज प्रेजेंट। तो जब मेरे पास एंजाइम प्रेजेंट ही नहीं होगा तो मजीद ईएस कॉम्प्लेक्स कैसे बन सकता है। तो जब ज्यादा ईएस कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो ज्यादा प्रोडक्ट भी नहीं बनेगी, तो रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन भी इस पर्टिकुलर पॉइंट से आगे एक्सीड नहीं करेगा। सो ये है मेरे पास एक ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट, एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन फॉर दिस रिएक्शन। अब सवाल ये है कि क्या मैं इस पर्टिकुलर लाइन को फर्दर कंटिन्यू कर सकता हूं। तो आंसर इज यस। उसका सिंपल सा वे मेरे पास क्या है कि आप एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन को भी इंक्रीज करें अगर आप लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इंक्रीज कर रहे हैं, राइट। जब आप इसमें और एंजाइम ऐड करेंगे तो जाहिर है आप लोगों के पास एक्टिव साइट्स बढ़ जाएंगी। अब ज्यादा मिकदार में ईएस कॉम्प्लेक्स बनेगा तो जाहिर है हमारे पास प्रोडक्ट भी ज्यादा बनना शुरू होगी और ये रेट इस क्रिटिकल वैल्यू से ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट कम है तो किसी खास लेवल से आगे रेट ऑफ रिएक्शन नहीं चलेगा। अगर आप लोग कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ सकता है। अगर एंजाइम की एक्टिव साइट्स अवेलेबल हुई और अगर एक्टिव साइट्स खत्म हो गई तो फिर आप जितना मर्जी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर लें सबस्ट्रेट की, रिएक्शन का रेट फर्दर इंक्रीज नहीं हो सकता। इस पूरे ग्राफ से आप लोगों के ख्याल में हमें यह भी नहीं पता चल रहा कि बिल्कुल ऐसा ही बिहेवियर मेरे एंजाइम का भी होगा। रीजन इज कि एंजाइम का बिहेवियर और इसका बिहेवियर आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। उस वाले केस में भी अगर एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन, फॉर एग्जांपल मैं यूं करता हूं कि मैं यहां पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग व्हाट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, मैं यहां पे लिख दूं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम। तो स्टूडेंट्स अभी यही बात होगी कि अगर मेरे पास ढेरों ढेर क्या पड़ा हुआ है सबस्ट्रेट, लेकिन उसको कैटालाइज करने के लिए जो नंबर ऑफ एंजाइम्स हैं वो बहुत थोड़े हैं, तो बात तो भी यही होगी ना कि अब भी ईएस कॉम्प्लेक्स कम बनेंगे। अगर ईएस कॉम्प्लेक्स मेरे पास लिमिटेड बन रहे हैं, कम बन रहे हैं, तो श्योरली किसी खास लेवल से ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन नहीं जाएगा। नाउ इफ यू हैव सफिशिएंट amount of substrate, right, and you want to further increase the rate of reaction, so you must add what, enzyme, right। अगर अब इन दोनों टॉपिक्स को स्टडी करने के बाद, मींस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम को स्टडी करने के बाद हम एक चीज को डिड्यूस कर सकते हैं। टू हैव मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन वी मस्ट प्रोवाइड optimum concentration of substrate and optimum concentration of what, enzyme। जब दोनों चीजें अपनी optimum concentration में होंगी तो they will give us the best yield। आपके पास सबस्ट्रेट बहुत ज्यादा है, एंजाइम कम है, yield कम आएगी।
आपके पास एंजाइम ज्यादा है, सबस्ट्रेट कम है, यील्ड कम आएगी। दोनों को ऑप्टिमाइज कर दें, यील्ड मैक्सिमम हो जाएगी, राइट। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं टॉपिक नंबर 3, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सो वी आर गोइंग टू स्टडी पॉइंट नंबर 3, दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसको अंडरस्टैंड करना भी बहुत आसान है, लेकिन इस पर्पस के लिए भी मुझे आप लोगों के साथ बनाना है क्या, एक ग्राफ। और वो ग्राफ जाहिर है दो एक्सिस पे मुश्तमिल है, दिस वन एंड दिस वन, यही दो एक्सिस है मेरे पास। यू नो वेरी वेल कि हम इंडिपेंडेंट फैक्टर को कहां लेते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस। इंडिपेंडेंट मीन जिसके ऊपर रिएक्शन डिपेंड कर रहा हो। तो इस वाले केस में टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन, लिहाजा मैं टेम्परेचर को लूंगा अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, राइट स्टूडेंट्स। फिर मैं रेट ऑफ रिएक्शन को लूंगा किसके अलोंग, अलोंग वाई एक्सिस, बिकॉज टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन। अगर मेरे पास टेम्परेचर कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, और अगर टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब है कि आइडियली स्पीकिंग इस वाले केस में भी मेरे पास ग्राफ कुछ इस तरह का ही बनना चाहिए, बिकॉज कि बाय इंक्रीजिंग फैक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, फैक्टर अलोंग वाई एक्सिस विल आल्सो इंक्रीज, दोनों बढ़ जाएंगे। तो जब दोनों बढ़ रहे हों तो हम उसे बोलते हैं कि देयर इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन बिटवीन द व्हाट, इंडिपेंडेंट फैक्टर एंड डिपेंडेंट फैक्टर। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहां पे लिख रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और यहां मैं लिख दिया है स्टूडेंट्स 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, देन 20, देन फॉर एग्जांपल 30, देन 40, देन फॉर एग्जांपल 50, and then 60 for example. So this is temperature in degree Celsius. इस चीज को हम बोलते हैं फील्ड्स ऑफ द ग्राफ। एक अच्छा स्टूडेंट कभी भी अपने ग्राफ की फील्ड्स को अनलेबल्ड नहीं छोड़ता। यहां पे आपने देखा मैंने फील्ड में दो चीजें ली है, नंबर एक के वो फैक्टर कौन सा है, और दूसरा उसका स्केल में कौन सा यूज कर रहा हूं, यूनिट कौन सी यूज कर रहा हूं। तो मैंने यहाँ पे टेम्परेचर लिया है डिग्री सेल्सियस में, तो वैसे मैंने यहाँ लिख दिया था, लेकिन आप लोगों की दोबारा यहाँ मैंने बोल्ड करके लिखा है सो दैट यू मे नेवर मिस इट इन द एग्जाम। तो इट इज टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। से हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि 10 डिग्री सेल्सियस पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है इट इज समवेयर हियर, वो यहाँ है। तो आपने देखा कि अगर मैं टेम्परेचर को 20 डिग्री सेल्सियस पे ले जाता हूं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। फिर अगर मैं 30 ले जाता हूं टेम्परेचर को तो रेट ऑफ रिएक्शन और ज्यादा हो जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये तो ग्राफ मैंने बोला आइडियली स्पीकिंग सीधा ग्राफ बन रहा है, लेकिन क्या एक्चुअल प्रैक्टिस में ग्राफ इस तरह का बन रहा होता है, तो आंसर इज नो। एक्चुअल प्रैक्टिस में हमारी ऑब्जर्वेशन आफ्टर वेरी विगरस रिसर्च क्या है कि फॉर एवरी 10 degree Celsius rise in temperature, for every 10 degree Celsius rise in temperature, there is a doubling of rate of reaction. Rate of reaction. चलिए हम इसको किसी प्रोडक्ट की सेंस में अंडरस्टैंड करते हैं। प्रोडक्ट है मेरे पास फॉर एग्जाम्पल सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। आई थिंक कि आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि ये बात है फोटोसिंथेसिस की। मैं फर्स्ट कर लेता हूं कि 10 डिग्री सेल्सियस पर 10 ग्राम ग्लूकोज प्रोड्यूस हो रहा है, तो 20 डिग्री सेल्सियस पे ये हो जाएगा कितना, 20 ग्राम।
लेकिन आप जरा बात को गौर से देखिए, आंखें खोल के देखिएगा स्टूडेंट्स, मैं क्या कर रहा हूं कि जब मैंने टेम्परेचर 30 किया है तो क्वांटिटी अब 20 नहीं 30 नहीं प्रोड्यूस हुई, 10 का डबल था 20, तो 20 के डबल कितना होगा 40। तो ये आपने देखा कि मैंने अगर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट क्या हो गई है, डबल। सिमिलरली अगर मैं टेम्परेचर को 40 डिग्री सेल्सियस कर देता हूं तो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी 80 ग्राम। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट कि फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर देयर इज अ डबलिंग ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। अगली बात और भी इंपॉर्टेंट है, क्या अगर मैं टेम्परेचर को 50, 60, 70, 80 के तक चला जाऊं तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे ही डबल होता रहेगा? तो आंसर इज नो, बिकॉज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, राइट। तो हर एंजाइम के बारे में ये भी बात सुन लो, याद रख लो कि एंजाइम के मैक्सिमम एक्टिविटी का भी खास टेम्परेचर होता है जिसे हम लोग नाम देते हैं व्हाट, ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब आपने ऑप्टिमम टेम्परेचर की डेफिनेशन सुननी है कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई एंजाइम मैक्सिमम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ऑप्टिमम टेम्परेचर। टेम्परेचर एट विच एनी एंजाइम इज गिविंग द मैक्सिमम yield is called as optimum temperature. So मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख भी देता हूँ what the word optimum yield. Alright. सवाल यह है कि अगर हम ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर को करें तो क्या होता है? पॉइंट टू बी नोटेड। फर्स्ट कर लेते हैं कि ये मेरे पास एक एंजाइम और ये इसकी बाइंडिंग साइट और ये उसकी एक्टिव साइट है और कैटालिटिक साइट है। ये क्या है? ये एक प्रोटीन है और प्रोटीन में क्या शामिल है? बहुत सारे अमाइनो एसिड। और ये बहुत सारे अमाइनो एसिड कैसे आपस में जुड़े हुए थे? बहुत ही वीक किस्म की फोर्सेस से, जिसमें से आप लोगों को याद है हाइड्रोफोबिक फोर्सेस थी, हाइड्रोजन फोर्सेस थी, हमारे पास कोवेलेंट फोर्सेस थी, आयनिक फोर्सेस थी। ये छोटी छोटी फोर्सेस थी जिन्होंने इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को डेफिनेट 3D शेप दी हुई थी। अब होता क्या है कि जब आप इस पर्टिकुलर एंजाइम को हीट करना शुरू करते हैं बियॉन्ड, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं बियॉन्ड व्हाट, ऑप्टिमम टेम्परेचर, तो रिजल्ट ये होता है कि इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की इंट्रामोलेक्युलर फोर्सेस डिस्टर्ब हो जाती हैं। फिर जब मैं उस सब्सटेंस को दोबारा से ठंडा करता हूं तो ये ब्लाइंडली, पंजाबी कहते हैं अन्नेवा, क्या हो जाती हैं? कहीं भी मिल जाती हैं। तो जब ये दोबारा से मिलती हैं तो पहले वाली सीक्वेंस में तरतीब में नहीं मिल रही होती, जिसकी वजह से इस एंजाइम की शक्ल डिस्टॉर्ट हो जाती है और ये अब किस पे कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट्स? फॉर एग्जांपल इसमें कन्वर्ट हो गया। अब इस पर्टिकुलर एंजाइम के अंदर तो सबस्ट्रेट फिक्स हो सकता था, क्या इस एंजाइम के अंदर सबस्ट्रेट फिक्स हो सकता है? तो आंसर इज नो। तो जब एंजाइम इसमें सबस्ट्रेट इसमें फिक्स नहीं होगा तो फिर मैं इस पर्टिकुलर एंजाइम को बोलूंगा कि इट इज बेसिकली अ डीनेचर्ड एंजाइम। इट इज अ डीनेचर्ड एंजाइम। सो जो चीज हमें यहां से डिड्यूस हुई, हमने अखज की, वो है दिस वन कि एट टेम्परेचर्स beyond optimum temperatures, for example 60 degrees Celsius, enzymes lose their 3D structure, three-dimensional structure, hence called as denatured enzymes. तो हमें किसी भी एंजाइम की ऑप्टिमम एफिशिएंसी लेने के लिए
पहले रिसर्च करनी है, रिसर्च करने के बाद फाइंड करना है कि उस एंजाइम की ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, और फिर उस पर्टिकुलर ऑप्टिमम पीएच पर हम, उस ऑप्टिमम टेम्परेचर पे हम एंजाइम को रखेंगे तो एंजाइम हमारे लिए मैक्सिमम काम करेगा। इसी एक बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हमें नजर आती है चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास। आज हमारा जो प्रिमिटिव कॉन्सेप्ट था कि बच्चे को अगर बुखार है तो उसे कभी नहीं नहलाना चाहिए, वो हम उसको शेक कर चुके हैं, छोड़ चुके हैं उस कॉन्सेप्ट को। और आज हम ये कहते हैं अगर बच्चे का टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो आप उसे कपड़े उतार दें, आप उसे नॉर्मल पानी की पट्टियाँ करें ताकि उसकी बॉडी में जो एक्सेसिव हीट है वो इवेपोरेट हो और उसकी बॉडी का अपना एंजाइम सिस्टम डीनेचर ना हो, राइट। अगर बच्चे का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा देर तक नॉर्मल से ज़्यादा रहे तो बच्चे के अपने एंजाइम्स ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक एप्लीकेशन है इस स्टडी की जो हमें नॉर्मल लाइफ में नज़र आती है। सो लेट्स मूव टू द लास्ट पॉइंट, और वो जो मेरे पास लास्ट पॉइंट है वो क्या है, इफेक्ट ऑफ पीएच। सो वी वांट टू डिस्कस द लास्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज इफेक्ट ऑफ पीएच। पहली बात कि देखें, मैंने स्मॉल पी यूज किया और कैपिटल एच। इट इज बेसिकली द पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। P stands for the power and H stands for the protons, number of H ions, right? तो जितनी आप लोगों के पास नंबर ऑफ H ions ज़्यादा होंगे उतना वो सोल्यूशन एसिडिक होगा, और जितने कम होंगे वो बेसिक होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं pH की बात कर रहा हूँ तो ये बेसिकली इट इज़ अ मेजर ऑफ एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, राइट। अब हर एंजाइम एक खास पीएच पे काम करता है। ये भी पॉइंट आपने याद रखना है कि एवरी एंजाइम हैज an optimum pH to give maximum yield। सवाल यह है कि हम pH पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, तो इसका आंसर ये है कि इसका यूजेस या एप्लीकेशन क्या है मेरे पास। तो आंसर ये है स्टूडेंट्स कि हमें या तो रिएक्शन के लिए चाहिए होते हैं H आयंस, वो आपको एक एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा, या फिर आप लोगों को चाहिए होते हैं फॉर एग्जांपल OH आयंस, वो आप लोगों को ये प्रोवाइड करेगा, या फिर ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं एज ए एक्टिवेटर काम कर रही होंगी। तो उस लिहाज से हमें ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटर चाहिए होती। तो इस सारे पर्पस के लिए जो ऑप्टिमम एनवायरनमेंट है वो हमें हमेशा कौन प्रोवाइड करेगी, पीएच, मीन एसिडिटी और बेसिसिटी। तो ये जो हमारे पास H और OH आयंस हैं ये रिक्वायर्ड है फॉर द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द एंजाइम्स। अब आप लोगों की बुक में एक टेबल गिवन है इन द टॉपिक ऑफ व्हाट पीएच। उस पर्टिकुलर टेबल में आप लोगों को हमने 8 वैल्यूज दी हैं, राइट। 8 वैल्यूज गिवन है आप लोगों की टेबल में, उसमें से 4 वैल्यूज तो मैं आप लोगों को दूंगा और 4 वैल्यूज डेफिनेटली आप लोगों ने याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों की बुक में एक एंजाइम है, उसका नाम गिवन है एट द टॉप, दैट इज द पेप्सिन। और ये जो मेरे पास पेप्सिन है ये जिस पीएच पे ऑप्टिमम एक्टिविटी शो कर रहा है दैट इज 2, राइट स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे पास एंजाइम है सुक्रेज, राइट। और ये सुक्रेज एंजाइम है ये 4.5 पीएच पे काम कर रहा है। फिर उसके बाद जो एंजाइम आपको बताना चाहता हूं उसका नाम है काइमोट्रिप्सिन। आपको नजर आ रहा होगा स्टूडेंट्स कि ये एक इंडिविजुअल एंजाइम है जो बिल्कुल 7 पीएच पे काम कर रहा है। और इसके बाद जो लास्ट एंजाइम है दैट इज पैंक्रियाटिक एमाइलेज। आपको मैंने याद करवाया था स्टूडेंट्स कि जब कभी टर्म आएगी मेरे पास ए, जिसका मतलब है कि ये ग्रुप ऑफ एंजाइम है और ये 9 पीएच पर काम करता है।
ये वैल्यूज़ और 4 और वैल्यूज़ आप लोगों ने याद करनी है। आई होप कि आप ये सारी इंफॉर्मेशंस अपने माइंड में स्टोर कर ली होंगी, और इसके बाद हम आप लोगों से लेक्चर नंबर 2 में मिलेंगे, दैट इज रिगार्डिंग नथिंग अदर देन इनहिबिटर्स। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।